दोस्तों, प्यार करना और प्यार के पीके भरना बड़ा आसान होता है, लेकिन उनके साथ अंत तक अपनी ज़िंदगी को बिता पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक मुश्किल की वजह से वो प्यार के जो उमंगे होते हैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म सा हो जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक प्रेमी होता है, अपनी प्रेमिका से बेतोड़ ज़िंदगी निभाने का वादा कर लेता है, लेकिन जब अंत होता है इतना ख़तरनाक अंत होता है जिसकी वजह से लोगों का माहौल भी ख़राब हो जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है कन्नौज, और ठीक उसी में ही तिरवा थाना पड़ता है, और ठीक उसी का ही एक मुड़िया गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 12 दिसंबर का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है, तो ठंडी का वक्त होता है, तो पुड़िया गांव के जो लोग होते हैं उसी वक्त इधर कन्नौज और साथ में तिरवा का एक रोड पड़ता है, तो कुछ लोग तिरवा की तरफ से कन्नौज की तरफ आ रहे होते हैं, तो कुछ लोग कन्नौज की तरफ से तिरवा की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ठीक बीच रास्ते में ही ईसन नदी पड़ता है, तो वहीं पर कुछ लोग पहुंचते हैं, तो पुल होता है, पुल पे चढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ व्यक्ति की जो नज़र होता है ठीक पुल के नीचे जाता है, तो देखते हैं एक झाड़ी है, तो उसी झाड़ी में महिला की डेड बॉडी अब पड़ी हुई है। लोग वहाँ आते जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं और झाँक के फिर अपने मुंह की बात है कुछ खोल के दूसरे के सामने फिर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे आते जाते सुबह का लगभग 10 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। तभी वहाँ कुछ व्यक्ति खड़े रहते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा अब इसकी जो सूचना होता है अब इधर भुड़िया गांव में दिया जाता है। भुड़िया गांव के ही प्रधान होते हैं जगदीश। अब जगदीश जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही वह उसी समय उस पुल पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं तो हमारे गांव के लोगों का और साथ में आसपास गांव के लोगों का वहां तो जमावड़ा लग चुका होता है। अब मामले को बड़ा गंभीर समझ लेते हैं और तुरंत ही अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने इधर तिरवा में फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के इधर थाना प्रभारी अब टीपी वर्मा जैसी खबर पाते उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं और साथ में पड़ोसी टीम को भेजवा देते हैं, और उधर 2 सिपाही लेते हैं और टीपी वर्मा बिना टाइम गंवाए ईसन नदी के उसी पुल पर पहुंचते हैं। और जैसे जिप्सी लेकर पहुंचते हैं तो देखते वहाँ तो ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन जिप्सी को देखकर ग्रामीणों को जमावड़ा जो होती है उस समय हट जाती है। अब टीपी वर्मा जैसे उस महिला के डेड बॉडी के करीब पहुंचते हैं, उस महिला को देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा बैठते हैं कि बस करो इस महिला की जो उम्र होगी लगभग 24 से अब 26 साल के बीच होगी। लेकिन उस महिला का जो पहनावा होता है एक सलवार कुर्ती होता है और साथ में एक थोड़ा स्क्वायर कलर का स्वेटर भी होता है। लेकिन हाँ, उसके दोनों हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ होती है, पैरों में बिछिया होती हैं और पैरों में ही महावर लगे होते हैं। नई नई चुनरी गले में होती है। देखने में यही लग जाता थाना प्रभारी अब टीपी वर्मा को बस करो या जो महिला होती है ज़रूर अभी नई नई दुल्हन बनी थी। लेकिन हाँ, जब डेड बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण किया जाता है तो देखा जाता है उसके गले में एक अंगूछा लटका हुआ है, जिससे वहाँ के थाना प्रभारी को यकीन हो जाता है कि इस महिला की जो हत्या की गई है बस करो इसी अंगूछे की सहायता से की गई है। थाना प्रभारी वहाँ पर जितने भी खड़े जो लोग होते हैं उनसे उस महिला की शिनाख्त करवाने के लिए कोशिश करते, लेकिन वहाँ पर जितने भी महिला होते हैं सभी लोग
और वहाँ जो व्यक्ति होते हैं सभी लोग मिलकर उस महिला की डेड बॉडी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। थाना प्रभारी जो होते हैं उसी समय घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं। पता चलता है इस महिला को तो लग रहा है जो पुल है उसी के ऊपर मौत की नींद और सुलाया गया, बल्कि नीचे ज़मीन का सहारा लेकर इसी झाड़ी में लाकर अब डंप किया गया है। थाना प्रभारी तुरंत ही बड़े चमे पड़ जाते हैं कि आखिर क्या मकसद हो सकता है हत्यारे का, इस महिला की हत्या करने का। आखिर यह और रहने वाली कहाँ की है, यही सब जानने के लिए वहाँ थाना प्रभारी खड़े होकर लगभग कई घंटे वेट करते हैं कि अब इस महिला का शिनाख्त किया जा सके। थाना प्रभारी अब टीपी वर्मा बड़े हैरान में रह जाते हैं कि आखिर इस महिला की शिनाख्त हम कैसे और किस वजह से करें। वहाँ के जो प्रधान होते हैं अब जगदीश से पुलिस की टीम पूछने लग जाती कि आखिर आप इस महिला को क्या जानते हैं। तो जगदीश होते हैं कहने लग जाते कि साहब हम इस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर यह महिला है कहाँ की, और हमारे यहाँ इस महिला का कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि हम इसका शिनाख्त करवा सकें, क्योंकि हमारे गांव और आस पड़ोस के गांव के जो लोग होते यहाँ आए हुए थे सभी लोग इस महिला का शिनाख्त करने से मना कर गए। अब थाना प्रभारी अब टीपी वर्मा जो होते हैं जैसे ही घटना का निरीक्षण कर ही रहे होते तभी वहाँ पर फॉरेंसिक टीम पहुँच जाती है। और फॉरेंसिक टीम जो होती है वहाँ मिट्टी की और साथ में मोछा और साथ में कुछ अपने ज़रूरी सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद थाना प्रभारी इसकी जो सूचना होता है बड़े अधिकारी को भेजवा देते हैं और तुरंत का तुरंत वहीं डेड बॉडी का पंचनामा भरते हैं और उठाकर उसी समय कन्नौज के ही अब सरकारी अस्पताल में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। भेजवाने के बाद इधर पुलिस की जो टीम होती है अब यह जानने के लिए लग जाती कि आखिर महिला थी कहाँ की। इसीलिए पुलिस की टीम उसी वक्त उस डेड बॉडी का जो फ़ोटो होता है खींचा हुआ उसको अपने ही एक सोशल मीडिया ग्रुप होता है उसी में शेयर कर देते हैं। जितने भी अपने नज़दीकी अब थाने होते हैं सब में उसी वक्त थाना प्रभारी जो होते हैं वायरलेस के द्वारा ही जानकारी लेना शुरू कर देते हैं क्या कोई महिला का किसी थाने में गुमशुदगी का मुकदमा अब दर्ज है या कोई महिला किसी गांव से लापता हो व एक हफ्ते से या कुछ दिन पहले से ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। पुलिस की जो टीम होती है इधर मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है कि जाकर पता करिए अपने शहरों में कहीं कोई महिला गुमशुदा तो नहीं है। अब इधर पुलिस के कहने पर काफ़ी मुखबिर लग जाते हैं और इसकी जो सूचना होता है अपने जितने ज़िले में थाने होते हैं सभी में भेजवा दिए जाते हैं। भेजवाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर अपने हिसाब से जाँच पड़ताल के लिए लग भी जाती है। और तभी 13 दिसंबर का दिन भी होता है। उसी दिन कुछ अज्ञात व्यक्ति होते हैं वह कन्नौज के उसी सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं जिसमें एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली हुई थी और वहां भी शिनाख्त करने के लिए भरपूर कोशिश किया जाता है, लेकिन तब तक अब शिनाख्त नहीं हो पाता है। इसीलिए वहां के जो डॉक्टर होते हैं 3 डॉक्टरों की मदद से एक पैनल टीम बनाता है। उस डेड बॉडी का वही पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही महिला की डेड बॉडी का पूरी तरह से कपड़े को जब अलग किया जाता है तो डॉक्टर के हाथ में उस महिला की अब सलवार लग जाती है। और लेकिन जब सलवार लगता है तो जहाँ पर नाड़ा होता उसी नाड़े में एक पर्ची निकलती है। डॉक्टर जो थे उस पर्ची को बड़े ध्यान से देखने के बाद उसको एक छोटा सा सबूत मानकर अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो इधर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बनाते हैं और साथ में उस पर्ची को उसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पर्ची के साथ चस्पा करवा देते हैं। और तुरंत जो होता है उसी वक्त उस पर्ची और रिपोर्ट को जो होता है तिरवा थाने के थाना प्रभारी अब टीपी वर्मा को दे देते हैं। लेकिन टीपी वर्मा जैसे ही रिपोर्ट को पढ़ते हैं पढ़ने के बाद उसमें साफ तौर पे लिखा होता है कि इस महिला की जो मौत हुई है या सांस फूलने की वजह से हुई है। लेकिन जब दूसरी तरफ पलटते हैं तो पलटने के बाद एक पेंच मारा हुआ एक पर्ची होता है और पर्ची को खोलते हैं तो उसमें देखते हैं एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। थाना प्रभारी को डॉक्टर द्वारा सूचना मिल चुका होता है कि यह जो पर्ची है या पर्ची उस महिला के जो सलवार आता है उसी के नाड़े में अब मिला हुआ। थाना प्रभारी तुरंत समझ जाते कि बस यही पर्ची हमारे लिए कुछ ना कुछ अहम सुराग बनेगा। इसीलिए पुलिस जो टीम होती है अब उसी वक्त उस पर्ची पे लिखा हुआ जो मोबाइल नंबर होता है अब डायल तो करती है, लेकिन पता चलता मोबाइल नंबर जो होता है बंद बता देता है। पुलिस की टीम बार बार कोशिश करती है लेकिन हर बार बंद बताता है। थाना प्रभारी इधर टीपी वर्मा जो होते हैं उस अनजान नंबर को
एक संदिग्ध नंबर मानकर, एक छोटा सा सुराग मानकर जांच पड़ताल के लिए उसी समय उस नंबर को भिजवा देते हैं। लेकिन जब उस नंबर के बारे में पुलिस के सामने पूरी तरह से सीडीआर डिटेल अब निकल के आ जाती है तो उससे पता चलता है कि उस नंबर पर कई बार किसी के मोबाइल पर अब कॉल करवाए गए होते हैं। लेकिन उस नंबर के बारे में जब जांच पड़ताल और गहराई से किया जाता पता चलता है कि उस मोबाइल पर जो लास्ट लोकेशन होता है, देखा जाता है कि उस मोबाइल का लास्ट लोकेशन ठीक घटनास्थल पर और साथ में भुड़िया गांव के इर्द गिर्द दिखा रहा होता है। पुलिस की टीम जब उस अनजान नंबर के मोबाइल के बारे में और गहराई से नाम पता लेती पता चलता है कि उस मोबाइल पर जिसका नाम दर्ज होता है, पता चलता है उस व्यक्ति का नाम होता है विजय प्रताप, जिसके पिता हरिनारायण होते हैं, जो ठीक कन्नौज के ही एक ठठिया थाना पड़ता है, उसी का ही पैथाना गांव पड़ता है, उसी गांव के रहने वाला होता है यही विजय प्रताप। और साथ में विजय प्रताप के मोबाइल नंबर के साथ एक और लोकेशन दिखा रहा होता है, जिसका लोकेशन होता है ठीक अजय प्रताप का ही, जो विजय ही प्रताप का अपना ही छोटा भाई होता है अजय प्रताप। और पुलिस की टीम जैसे ही लोकेशन के तहत इनकी जानकारियां लेती है, पुलिस को शंका होता है ठीक विजय प्रताप को ऊपर टिक जाता, जिसकी वजह से उसी दिन रात के लगभग 10 बजे के आसपास टाइम होता था। टीपी वर्मा अपने कुछ पुलिसकर्मी को लेने के बाद बिना टाइम गंवाए इधर पैथाना गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस की जिप्सी जैसे ही गांव में घुसती है तो ठीक एक घर होता साइड में ही, उस घर में मौके पर पुलिस की जिप्सी देखकर अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस की टीम जाती है, उसी वक्त एक व्यक्ति को अपने हाथ से धड़ दबोची, लेकिन एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर भागने की फिराक में होता है। तभी जस्ट उसी के सामने एक नाली पड़ जाता है और उसी नाली में इधर बाइक का चक्का फंसने की वजह से वह व्यक्ति गिर पड़ता है। पुलिस की टीम उसको संदिग्ध मानकर अपने कब्जे में लेती है और दोनों व्यक्तियों को इधर उसी वक्त तिरवा थाने में लिया जाता है। अब थाना प्रभारी दोनों व्यक्तियों से जब नाम पता पूछते पता चलता है कि जो बड़ा व्यक्ति उसका नाम है विजय प्रताप, लेकिन जो छोटा व्यक्ति होता है उसका नाम होता अजय प्रताप। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस यही दोनों ही संदिग्ध नंबर वाले दोनों व्यक्ति हैं। पुलिस की टीम जो होती सबसे पहले दोनों व्यक्तियों के सामने जिस महिला के डेड बॉडी मिला हुआ था उस महिला की डेड बॉडी का फ़ोटो वही निकाल कर अब सबसे पहले विजय को दिखाया जाता, तो विजय जो था उस महिला को पहचानने से इनकार कर जाता है। लेकिन जब अजय को दिखाया जाता है तो अजय के चेहरे पर एक बार हिचकिचाहट होती है, लेकिन दोबारा वह इनकार भी कर जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम दोनों के इस इशारे को देखकर समझ जाती है कि दोनों पूरी तरह से झूठ बोलते हैं। पुलिस की टीम अब दोनों के ऊपर शक्ति दिखाना जैसे शुरू कर देती है तो पुलिस के सामने दोनों बिना किसी आगे शक्ति दबाव के टूट जाते हैं। विजय प्रताप तुरंत ही कहने लग जाता कि साहब यह जो अज्ञात डेड बॉडी मिला हुआ था महिला का, यह महिला कोई और नहीं है बल्कि हमारी अपनी पत्नी है, जिससे ठीक 4 महीने पहले हमने रीत रिवाज की शादी की थी, उसका नाम है नीलम। लेकिन साहब हमने अपने इन्हीं हाथों से मिलकर अपने छोटे भाई अजय प्रताप के साथ उसकी बेरहम तरीके से हत्या कर उसके डेड बॉडी को ले जाकर साहब उसी पुलिया के नीचे एक झाड़ी में तौर तरीके से ठिकाने लगा दिए थे। अब पुलिस की टीम के सामने जैसे ही उस महिला के बारे में दलदलाने वाली सच्चाई आती है, पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए इधर जो होता है विजय प्रताप अजय प्रताप को अपने साथ लेती है और साथ लेने के बाद एक टीम शहीद जो होता है इधर ईशन नदी पहुंच जाती है और जब पहुंचती है उसी के नीचे जाती है और झाड़ी में जहां पर डेड बॉडी मिला हुआ था उसी के इर्द गिर्द जो होता है दोनों को लेकर घुमाना शुरू कर देती है। लेकिन वहीं पास एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में 2 ईंट मिलते हैं जो पूरी तरह से खून से लथपथ होते, एक मफलर मिलता है। पुलिस की टीम सबूत के तौर पर दोनों को उसी समय अपने कब्जे में लेती है और लेकर इन दोनों को थाने पहुंच जाती है। पुलिस की टीम अब जैसे नीलम के पूरे परिवार वालों के बारे में जानकारी लेती है, पता चलता नीलम के ही अपने मामा होते हैं श्याम बाबू, जो कानपुर के ही इलाके के रहने वाले होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त उनको अपने ही थाने में किसी कारणवश बुला लेती है और श्याम बाबू जैसे थाने पहुंचते हैं तो उन्हीं के सामने एक फ़ोटो निकाल के दिखाया जाता है और जैसे ही देखते तुरंत उसी समय
अपने भांजी का नाम लेकर वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला पड़ते कहने लग जाते कि साहब नीलम की हालत यहाँ कैसे हो गई। और यह बात पूरी तरह से थाना प्रभारी जो होते हैं अब टीपी वर्मा उसी समय श्याम बाबू के सामने बताना शुरू कर देते हैं। और जब बताने लग जाते हैं, बताने के बाद वहीं दहाड़े मारना शुरू कर देते हैं। कहने लग जाते कि साहब हम अपनी बेटी को बार बार मना कर रहे थे कि एक धाकड़ परिवार वालों के साथ रिश्ता मत करो, लेकिन साहब हमारी बेटी अपनी मर्जी की थी, शादी कर कर अपनी ज़िंदगी को इस तरह मिटा बैठी। लेकिन पुलिस के सामने इधर श्याम बाबू और साथ में विजय प्रताप, उसका अपना छोटा भाई अजय प्रताप, जो कहानी और जो सच्चाई बयां करते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों के दिल भी जो कलेजे होते हैं वो ऐसा लगता है कि बाहर निकल ही आएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ही राजधानी पड़ती है लखनऊ और उसी का ही चार बाग पड़ता है और ठीक उसी इलाके के ही रहने वाले होते हैं इधर रमेश कुमार। उनकी अपनी पत्नी होती है सीता। रमेश कुमार और सीता के टोटल एक इकलौती ही बेटी होती है, यही नीलम। इकलौती होने के नाते अपने घर में रख कर इधर रमेश और साथ में तौर तरीके से बेटी को मान सम्मान दिया करते थे। रमेश जो होता है एक रोडवेज कर्मी में ही सफाई कर्मी का काम किया करते थे, और लेकिन रोडवेज के ही पास उनका खुद का अपना मकान ही होता है। लेकिन उनके पास जो पैसे आते वही पैसे अपने पूरे परिवार के खर्चे बर्चे में लगा देते। लेकिन समय के हिसाब से रमेश जो होते हैं एक शराब की ऐसी आदी बन जाते जिसकी वजह से उनके शरीर भी धीरे धीरे खोखला होना शुरू हो जाता है। और एक दिन रमेश इतना परेशान हो जाते हैं जब नीलम सिर्फ 8 वर्ष की होती है तभी वह चारपाई पकड़ लेते हैं। इधर सीता अपने पति का इलाज कराते कराते पूरी तरह से ठक सी जाती है, लेकिन रमेश की हालत में कोई सुधार नहीं आता, जिसकी वजह से रमेश जो होता है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अब चले जाते हैं। लेकिन सीता के ऊपर ऐसा लगता कि आज दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए जिद्दोजहद कोशिश करती है, लेकिन वह भी तब भी हार मान लेती है। और इसी वक्त सीता का ही अपना भाई होता है श्याम बाबू, जो फील खाना पड़ता है और उसी का एक रोटी गोदाम मोहल्ला पड़ता है। वहीं के ही रहने वाले होते हैं श्याम बाबू। और श्याम बाबू जो होते इधर अपने ही भांजी अब नीलम को अपने साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद अपने परिवार में ही बेटी की तरह नीलम को भी दर्जा दिलवा देते हैं। और समय के हिसाब से नीलम का बेहतर तरीके से इधर श्याम बाबू की अपनी पत्नी होती है राधा भी तौर तरीके से अपनी बेटी की तरह पालन पोषण अब करना शुरू कर देती है। लेकिन जब समय भागता है उसी वक्त नीलम जो होती है अपने पास एक कॉलेज और उसी में जाकर पढ़ाई करना अब शुरू कर देती है। लेकिन समय के हिसाब से नीलम के जो तौर तरीके होते हैं, पहनावे होते हैं, यहाँ तक उसके जो शौक़ होते हैं बढ़ते चले जाते हैं। श्याम बाबू की इतनी बस की बात नहीं कि नीलम के हर शौक़ को पूरा कर सके, और इसलिए नीलम जो होती है शौक़ को पूरा करने के लिए कोई और नया तरीका अपनाना शुरू कर देती है। और जब अपनाने लग जाती है तो उसके हिसाब से उसके जो तरीके होते हैं थोड़े बहुत पूरे होना शुरू हो जाते हैं। पूरे होने की वजह से अपने पास फैशनेबल कपड़े और साथ में कुछ ऐसे सामान रखती थी जिसकी वजह से उसके शौक़ों को 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच जिस एरिया में इधर नीलम रह रही थी, जो रोटी गोदाम मोहल्ला है, उसी मोहल्ले में एक जो था प्लास्टिक फैक्ट्री है। उसी फैक्ट्री में ही काम करने वाला होता है इधर विजय प्रताप। और विजय प्रताप के परिवार में उसके अपने पिता होते हैं हरिनारायण यादव, जो ठीक कन्नौज के ही ठठिया थाना पड़ता है, उसी का पैथाना गांव पड़ता है। उसी गांव में ही रहने वाले सुखमय परिवार होते हैं। लेकिन विजय प्रताप का ही एक अपना छोटा भाई होता है अजय प्रताप। अजय प्रताप जो था घर में पढ़ाई के साथ साथ भी घर में हाथ बटाया करता था, जिसकी वजह से परिवार काफ़ी खुशीमय होता है। लेकिन जब समय बीतता, समय के हिसाब से गांव में रहकर विजय प्रताप जो था अपनी ज़िंदगी को काफ़ी असहाय समझता, और जब असहाय समझ लेता है तो उसी वक्त फैसला लेता। फैसला लेने के बाद रोजी रोटी की तलाश में इधर कानपुर चलाता है। अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर ठीक जाकर उसी प्लास्टिक फैक्ट्री में अब नौकरी करना शुरू कर देता है। और करने के साथ जब उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते, उसी पैसे से जाकर ठीक इसी रावतपुर का ही जो इलाका, उसी इलाके में किराए का कमरा खाली है, और वहीं पर जाकर विजय उस कमरे को ले लेता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। रोज़ सुबह निकलता ड्यूटी के लिए, उसी फैक्ट्री में पहुंचता है और शाम को अपने कमरे पर जाता। रोज़ का यही जरिया बन जाता है। लेकिन आते जाते वक्त जो होता है रास्ते में जब उसकी जो नज़र होता है इधर जाकर अब
नीलम के ऊपर पड़ता है तो नीलम को देखकर उसके मन के जो तरंगे होते हैं, प्यार के जो मंगे होते हैं, इधर विजय प्रताप के उफान मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक उसके मन में नीलम का जो चेहरा होता है इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। लेकिन नीलम के इर्द गिर्द मंडराने के लिए जो होता है उसके घर के सामने बार बार चक्कर लगाया करता है, जिसकी वजह से नीलम की जो नज़र होती है एक दिन जाकर खुद इधर अब विजय प्रताप के ऊपर पहुंच ही जाता है। लेकिन मन मन नीलम भी विजय प्रताप को अपने अंदर कुछ जगह देना शुरू भी कर देती है। लेकिन इधर कुछ महीने जब बीत जाते हैं, विजय प्रताप के अंदर जो होता है इधर नीलम के लिए अब और बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है ख़त्म से होने लग जाती, तो बड़ा हैरान हो जाता है। अपने दिल की हिम्मत को जगाने के लिए भरपूर कोशिश करता कि आखिर जाकर नीलम से अपने प्यार का इजहार हम कब करेंगे। जब नीलम के साथ कुछ हो जाएगा तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत का पहाड़ आने वाला होगा। तो इधर विजय प्रताप जो होता है अपने दिल की हिम्मत को बड़ी तेज़ी रात से जगाता है। अब एक दिन हिम्मत जुटाता है और उसी वक्त जैसे ही अपनी कंपनी से बाहर निकलता है तो पता चलता है कि उसी कंपनी के बाहर कुछ दूर पर एक मंडी है। उसी मंडी के रास्ते से इधर नीलम गुजर रही होती है। तुरंत दौड़ के जाता है, नीलम के पास खड़ा हो जाता है और वहीं खड़ा होकर नीलम का हाथ पकड़ लेता है और नीलम से कहने लग जाता है कि एक बात हमें बता सकती, आप रहने वाली कहाँ की है और इस समय कहाँ रहती है। तो नीलम बेधड़क कह देती है कि हम तो इसी रोटी गोदाम मोहल्ले में रहते हैं और जो है प्लास्टिक फैक्ट्री उसी के बगल हमारा अपना कमरा भी है। यह बात जैसे इधर सुनता कहने लग जाता है कि हम भी उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन इधर नीलम भी समझ जाती है कि आखिर यह व्यक्ति चाहता क्या है। उसी समय अपना नाम और पता भी बता देते हैं इधर तुरंत, और विजय भी अपना नाम पता बता देता है। बताने के बाद दोनों की वहीं आखिर चार हो जाती है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाता है। अब होने के बाद दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेते हैं और उसी मोबाइल नंबर के थ्रू अब हर रोज़ इधर विजय प्रताप और साथ में नीलम के बीच प्यार मांगे वाली बातें शुरू हो जाते हैं। अब बातों का जो सिलसिला होता है यह चलते चलते जब एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है तो विजय प्रताप जो था नीलम से मिलने के लिए बेकरार हो उठता है। इधर बेकरार होने के बाद नीलम का जो दिल होता है विजय के लिए पूरी तरह से खुल सा जाता है और खुलने की वजह से विजय से मिलने के लिए नीलम भी बेकरार उठती है। दोनों तरफ बेकरारी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि बेकरारी बढ़ाने और मिटाने के लिए भी लग जाते हैं। और तभी जब इनको मौका मिलता है तो नीलम जो होता है खुद विजय के पास फ़ोन कर देती है। करने के बाद उसके साथ मिलकर अपने एरिया में कहीं पार्क कहीं होटल में घूमना फिरना लगा देती है। दोनों मिलकर शादी के कस्में भी खा लेते हैं। लेकिन जब नीलम को पता चलता है कि आखिर में विजय प्रताप जो होता है असल में यह तो एक उच्च बिरादरी का और हम तो एक छोटे से बिरादरी का, आखिर हमारा जो रिश्ता होता है विजय के साथ कैसा हो सकता है। लेकिन विजय जो होता है नीलम को काफ़ी भरोसा दिलाता है, नीलम को दिल को जीत लेता है, जिसकी वजह से नीलम को भरोसा हो जाता कि अब तो हमारे प्यार के बीच कोई पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब हमारा प्रेमी हमारा साथ देने के लिए तो तैयार है तो इसमें करने वाला कोई क्या कर सकता है। नीलम उसी दिन से इधर विजय के साथ और प्यार की उमंगें बढ़ाना शुरू कर देती है, घूमना फिरना अब चालू कर देते हैं। और जब चालू कर देते हैं तो इसी बीच नीलम का एक अपना ही पड़ोसी होता है सुबोध। और सुबोध जो होता नीलम को अपने ही दिलों में एक बार तो बसा चुका होता, लेकिन नीलम के सामने प्यार का इजहार करने के लिए वो उसकी हिम्मत कभी जाग ही नहीं पाती और नीलम के इर्द गिर्द हर वक्त सुबोध मंडराना शुरू कर देता है। लेकिन जब इधर सुबोध को पता चलता कि नीलम का ही इधर फैक्ट्री में काम करने वाले एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, उसी समय सुबोध एकदम सनस रह जाता है और वही जाकर इसकी जो जानकारी होता है नीलम के अपने मामा श्याम बाबू को देता और श्याम बाबू खबर पाते हैं तुरंत अपनी ही इधर भांजी की इस करतूत के बारे में जानकारी पाते ही सन्न रह जाते हैं और नीलम को अपने पास बुलाते हैं। काफ़ी समझाते बुझाते हैं, समझाने बुझाने के बाद इधर नीलम के कानों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस समय तो बात को सुनती है, लेकिन उसी दिन से बड़ी सावधानी बरतती है। इधर विजय प्रताप से मिलने के लिए अब चोरी छुपे भी मिलना इनका जारी हो जाता है। तभी एक दिन पार्क में दोनों बैठकर कुछ ऐसा काम कर रहे होते तो उसी वक्त सुबोध पीछे पहुंच जाता, दोनों को देख लेता है और देखने में इसकी जानकारी श्याम बाबू को देता है और जिन नीलम को श्याम बाबू घर में पाते तो वहीं पर पिटाई कर देते और उसी दिन से इतनी पाबंदी लगा देते हैं। लगाने की वजह से नीलम अब घर में कैद होकर रह जाती है। लेकिन विजय प्रताप जो होता है इधर नीलम से मिलने के लिए एकदम पूरी तरह से छटपटा कर रह जाता है। मिलने के लिए भरपूर कोशिश करता, इधर नीलम के कमरे के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता, लेकिन तब भी नीलम के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाता। लेकिन इधर जब भी नीलम को थोड़ी बहुत मौका मिलता
मौका मिलने के बाद फ़ोन खोजने के लिए लग भी जाती। तभी उसके हाथ में एक दिन फ़ोन भी लग जाता है और उसी फ़ोन से विजय प्रताप से बात करती है, लेकिन दोनों को दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती है। और उसी समय नीलम और विजय प्रताप दोनों मिलकर एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार जो होता है नीलम का बदनामी के रास्ते पर खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि दोनों फैसला लेते हैं क्यों ना हम चले इस घर की दहलीज पार कर अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया कहीं और बिताया जाए। इधर दोनों इस फैसले के लिए हामी भरी रहे होते हैं। तभी इसकी जानकारी जाकर श्याम बाबू को लग जाता है। श्याम बाबू खबर पाते हैं, उसी समय दोबारा नीलम की पिटाई करते, उसके हाथ में जो मोबाइल उसको तोड़ भी देते हैं। इधर नीलम के पास और मजबूरी बढ़ जाती है कि आखिर अब विजय प्रताप से मिले तो मिले कैसे। तभी ऐसे मिलना जुलना लगभग 2 हफ्ते तक बंद रहता है। एक दिन इधर श्याम बाबू अपने पूरे परिवार के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ न्योते खाने के लिए गए हुए थे और मौका पाते नीलम तुरंत जाती है और जाने के बाद विजय प्रताप के पास पहुंच जाती, उसी कमरे पर जहां पर विजय प्रताप रहता था। पहुंचने के बाद विजय प्रताप से कहने लग जाते कि अब हम अपने मामा के कमरे पर नहीं जाएंगे और हम तुम्हारे साथ यहीं ज़िंदगी बिताएंगे। विजय प्रताप बड़ी उलझन में फंस जाता, कहने लग जाता कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम तुम्हारे घर में अब तुम्हें दोबारा जाने नहीं देंगे। और उसी वक्त यानी कि वही 8 अगस्त साल दिन होता है, जैसे शाम का होता टाइम, तो विजय प्रताप जो होता है अपने दोस्त से बात करता है जो मौके पर दिल्ली में ही एक लक्ष्मी नगर पड़ता है, 2 डेयरी पड़ता है मदर वाला, तो उसी में काम करने वाला होता है उसका दोस्त। उसी से बात करता है और तब तरीके से बात जब कर लेता तुरंत ही इधर नीलम को अपने साथ लेता है और लेने के बाद कानपुर सेंट्रल चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वहीं से एक ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन पकड़ने के बाद कुछ ही घंटों का सफ़र तय करके दिल्ली पहुंच जाता है और तुरंत लक्ष्मी नगर जाता है और जाने के बाद अपने दोस्त के लिए हुए कमरे में रहना शुरू कर देता है और लगभग 1 हफ्ते का जब रहना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही अब रात का सन्नाटा होता है तो उसी वक्त श्याम बाबू ड्यूटी करके जब घर लौटते हैं पता चलता है उनकी जो अपनी इधर भांजी है वह दिखाई नहीं पड़ रही है। उसकी काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन जब पता नहीं चलता पूरी तरह से उनको यकीन हो जाता कि ज़रूर हमारी बेटी को लेकर इधर जो होता है अब विजय प्रताप कहीं ना कहीं चला गया। विजय प्रताप के कमरे पहुंचते पता चलता है उसके कमरे पर ताला लगा हुआ। पूरे मामले को समझ जाते, अपने थाने में जाते हैं, अपनी बेटी का अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। वहाँ की पुलिस थाने की जो टीम होती है इधर जाकर अब काफ़ी जगह नीलम की तलाशी करती है, लेकिन कहीं भी नीलम के बारे में अता पता नहीं चलता है। पुलिस की टीम इधर काफ़ी थक हार जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे 1 हफ्ते का वक्त बीतता, 1 हफ्ते बीतने के बाद इधर नीलम और साथ में विजय प्रताप दोनों जाते हैं। वहीं एक पास मंदिर होता है, उसी में जाकर रीति रिवाज के तहत दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी खुशी में बिताने लग जाते हैं। लेकिन इधर जैसे ही कुछ वक्त बीतता है खुद जो होता नीलम अपने मामा श्याम बाबू को सूचना देता है कि हमारी तो शादी हो चुकी है। एक बार सुनकर यह बात सनस रह जाती है। उसी दिन से श्याम बाबू अपनी ही भांजी से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इधर जैसे ही पता अब अजय प्रताप के द्वारा अजय प्रताप के घर परिवार वालों को लगता है वह भी सनस रह जाते हैं। इधर विजय प्रताप से बात करते हैं, कहने लग जाते हैं कि बेटा हमें पता है नीलम जो होती है एक नीच बिरादरी का है, उसका रिश्ता तुम्हारे साथ कतई हो ही नहीं सकता। इस तरह की बातें कर इधर खुद विजय प्रताप को उलझा लेते हैं, जिसकी वजह से विजय प्रताप अपने परिवार की बातों में उलझ जाता है। सोचने भी लग जाता है हमने बहुत बड़ी एक कदम ऐसा उठा दिया जो कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। काफ़ी छोड़े छुड़ाने की बात जो होता है विजय प्रताप के घर वाले विजय प्रताप से करते हैं, उसके मन में घर करवा देते हैं। और उसी दिन से विजय प्रताप और इधर नीलम के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब कभी शाम का टाइम और शाम के अपने घर पहुंचता ना तो विजय प्रताप देखता कमरे में नीलम तो बैठी होती है, लेकिन उसके कान में मोबाइल लगा पड़ा होता है। लेकिन जब काफ़ी कोशिश करता सच्चाई जानने के लिए, सच्चाई जान भी लेता, पता चलता है वह लड़का कोई और नहीं है बल्कि नीलम का ही एक तरफा आशिक है सुबोध, जो नीलम के ही पड़ोस का रहना, उसी के साथ नीलम का हर वक्त बात हुआ करता था। और जब यही सवाल नीलम से करता हुआ लड़का कौन है तो नीलम इधर मुकर जाती है और इधर शंका धीरे धीरे विजय प्रताप के मन में घर कर जाता है। और तभी घटना से मात्र 2 दिन पहले जो होता है कमरे में घुसता, नीलम को देखता मोबाइल पर अब लगी पड़ी है, तुरंत समझ जाता कौन होगा, वही मोबाइल लेता है। लेने के बाद
अपने कान में वही मोबाइल लगाता, पूरी बात सुन लेता, सुबोध क्या बात कर रहा है, समझ जाता कि बस करो, उसी लड़के के साथ नीलम का अफेयर चल रहा है। और वहीं पर अपनी पत्नी का पिटाई भी कर देता है। लेकिन वहाँ नीलम कह देती है कि हम इस घर में, इस कमरे में रहकर काफ़ी दिनों से ऊब चले हैं, बार बार तुमसे जिद कर रहे हैं कि हमें अपने ही ससुराल भेज दो, लेकिन तुम एक बात हमारी सुनते नहीं। अब हम यहाँ पर कतई नहीं रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अब हम दिल्ली छोड़कर अपने ही ससुराल चले जाएं। यह बात जब सुनता है, इधर विजय सन सा रह जाता कि आखिर हमारी पत्नी जाकर हमारे गांव में बदनामी कराएगी। अब इसकी जानकारी अपने छोटे भाई अब अजय प्रताप को देता है। अजय प्रताप खबर पाता है तो दोनों मिलकर वहीं एक ऐसा अहम फैसला लेते, लेकिन अहम फैसला जो था न जाने कब इनके बीच खतरनाक योजना में तब्दील हो जाता है। सोच लेता है कि विजय प्रताप और अजय प्रताप मिलकर कि अब हमेशा हमेशा के लिए क्यों ना इधर नीलम को रास्ते से ठिकाने लगा दिया जाए। और उसी दिन से प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। और उसी प्लान के तहत जो होता है, इधर 11 दिसंबर अब साल 2019 का ही अब सुबह सुबह का ही टाइम होता है। तो उसी वक्त इधर खुद जो होता है विजय प्रताप अपने कमरे पहुंचता है। तो वहीं पर नीलम को देखता, कहने लग जाता है कि नीलम, आज हम तुम्हें ना अपने ही घर ले जाने वाले हैं और तुम वहीं पर अब रहोगी। जब नीलम यह बात सुनती बड़ी खुश हो जाती है कि चलो आज हम पहली बार अपने ससुराल का मुंह देख पाएंगे और साथ में सास ससुर और साथ में अपने देवरों से मुलाकात हो पाएगी। यह बात सुनकर वहीं नीलम बड़ी खुश हो जाती है। खुश होने के बाद तुरंत अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है और तुरंत जाती है। सूट सलवार पहनती है और साथ में अपने दोनों हाथों में भरकर चूड़ियाँ पहन लेती है और मुहावर लगाती है। यहाँ तक कि नई नई नथिया भी पहनती है, यहाँ तक कि बिछिया भी अपने पैरों में पहन लेती है। ऐसा लगती है कि आज दुल्हन बन गई है। और जैसे ही लगभग वही दोपहर का टाइम हो तो उसी वक्त विजय प्रताप अपने साथ नीलम को साथ लेता है और लेने के बाद दिल्ली चला जाता है। वहीं से इधर कन्नौज के लिए एक बस पकड़ता है और बस पकड़ने के बाद तुरंत का तुरंत निकल पड़ता है। और बस में इधर दोनों सफ़र करते करते रात का लगभग वही 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। और जाकर कन्नौज के ही बस स्टॉप पे जैसे उतरते हैं तो सामने देखता है इधर विजय प्रताप की उसका अपना जो भाई होता है अजय प्रताप वहीं बाइक लेकर खड़ा हुआ है। और जाकर विजय प्रताप नीलम को अपने साथ लेकर उसी बाइक पर बैठ जाता है। इधर बाइक का जो हैंडल होता है अजय प्रताप के हाथ में होता है और बाइक चलाते चलाते अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही वहीं खड़ा हो जाता। खड़ा होने के बाद कुछ अर्जेंट बात करने के लिए विजय प्रताप अजय प्रताप जो होता है झाड़ियों के करीब चले जाते हैं। लेकिन जब इस मंजर को इधर नीलम देखती है उसके मन में काफ़ी बुरे बुरे ख्याल होने लग जाते हैं कि लग रहा हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाले हैं। अपने पास रखा हुआ एक पर्ची निकालती है नीलम और निकालने के बाद उसी पर्ची में इधर अपने पति विजय प्रताप के नाम के साथ उसका मोबाइल नंबर लिख देती है। और लिखने के बाद अपने सलवार का जो नाड़ा होता है उसी नाड़े में ले जाकर उस पर्ची को मोड़ कर रख लेती है। लेकिन जैसे कुछ मिनट बीतता है, मिनट बीतने के बाद अजय प्रताप और साथ में विजय प्रताप दोनों लिखकर बाइक के बीचों बीच नीलम को बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद बाइक का जो हैंडल होता है उस बाइक के तहत चलाते चलाते अजय प्रताप अपनी बाइक को लेकर अब जैसे ही तिरवा थाने के उसी भुड़िया गांव के करीब पहुंचता है। करीब पहुंचने के बाद इधर ईशान नदी पड़ जाता है। उसी पुल के ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद वहीं जाकर अजय प्रताप अपनी बाइक रोक देता है। और बाइक रोकने के बाद दोनों उतर जाते हैं और दोनों मिलकर एक का एक इधर नीलम का वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। फिर विजय प्रताप अपने ही गमछे से नीलम के बॉडी को खींचते खींचते नीचे ले जाता, झाड़ी में वहीं डंप कर देता है। फिर उसी के ऊपर वहीं रखा हुआ एक ईंट होता है उसी से काफ़ी बुरी तरह प्रहार करता ताकि नीलम का जो चेहरा होता है बुरी तरह से बिगड़ सा जाए। दोनों मिलकर यही काम कर देते हैं। और जब उनको यकीन हो जाता है कि नीलम उर्फ अनीता जो थी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, वह समझ जाते हैं हमारा जो सारा काम है पूरी तरह से हो चुका है। और वहीं पास एक झाड़ी होता है, उसी झाड़ी में ले जाकर इधर खुद विजय प्रताप
दोनों ईंटों को छुपा देता है और साथ अपना मफलर भी वहीं छुपा देता है और छुपाने के बाद अपने गांव पैथल की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब विजय प्रताप मिलकर दोनों सच्चाई रखते सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है थर्रास ही जाता है, बल्कि लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है दोनों को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में ठीक है 14 दिसंबर साल 2019 को दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए अब जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।